हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हॉर्नबिल बुक के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नैथाली ट्रॉब्रॉय। स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इस चैप्टर के समरी को डिस्कस करेंगे। लेकिन समरी जानने से पहले मैं ब्रीफ में आप लोगों को नैथाली ट्रॉब्रॉय के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। हाँ, नैथाली ट्रॉब्रॉय इज़ आ फीमेल राइटर। ये फीमेल राइटर हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? बेल्जियम से। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बेल्जियम का एक छोटा सा कंट्री है, वहीं से बिलोंग करती है नैथाली ट्रॉब्रॉय। नैथाली ट्रॉब्रॉय के बारे में जाने तो ये एक आर्ट हिस्टोरियन थी। आर्ट का मतलब समझते हैं ना, कला, और हिस्टोरियन का मतलब होता है इतिहासकार। ठीक है। अच्छा, नैथाली ट्रॉब्रॉय ने अपनी मास्टर की डिग्री ली कहाँ से? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। ठीक है, मास्टर डिग्री कहाँ से ली? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। अच्छा, इन्होंने मास्टर डिग्री जो लिया है वो कहाँ से लिया है? हिस्ट्री ऑफ आर्ट से। हिस्ट्री ऑफ आर्ट। ठीक है। और इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, विलियम डैलरिम्पल की लिखी हुई एक ट्रैवलॉग है जिसका नाम है सिटी ऑफ जीन्स। ये स्पेलिंग है सिटी ऑफ जीन्स का, है ना। तो ये एक क्या था? ट्रैवलॉग था। ट्रैवलॉग मतलब यात्रा वृतांत, है ना। यात्रा का वर्णन किया गया इसमें। इस ट्रैवलॉग को नैथाली ट्रॉब्रॉय ने क्या किया था? ट्रांसलेट किया था। और इस ट्रांसलेशन के बाद नैथाली ट्रॉब्रॉय जो हैं वो लाइमलाइट में आ चुकी थी, यानी कि लोगों के नज़र में आ चुकी थी, फेमस हो चुकी थी। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट नैथाली ट्रॉब्रॉय। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ समरी की तरफ। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मैं स्टोरी में नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये चैप्टर जो है लैंडस्केप ऑफ द सोल, वो एक प्रकार का समझिए एस्से है ना, जिसमें नैथाली ट्रॉब्रॉय हम लोगों को आर्ट के बारे में बेसिकली बताना चाहती है, कला के बारे में बताना चाहती है। हमारा ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही बड़ा है, और हम जैसे ही वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस पे जाएंगे, है ना, उस प्लेसेस पे जाने के बाद हमको पता चलेगा कि वहाँ का आर्ट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस प्लेस। यहाँ का आर्ट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस प्लेस। सब जगह का कला जो है वो बिल्कुल क्या है? एक दूसरे से भिन्न है ना। और लोगों का नज़रिया क्या होता है इस आर्ट को देखने का, लोग कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगी नैथाली ट्रॉब्रॉय लैंडस्केप ऑफ द सोल में। ठीक है। कहानी के दूसरे पड़ाव में जब हम जाएंगे तो कहानी जो है वो इंडिया में भी आ जाता है ना, कि इंडिया का कौन सा आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, कौन लोग इस आर्ट में फेमस हुए, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पूरा ये जो चैप्टर जो है वो आर्ट पे ही बेस्ट है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ द चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। जैसे ही आप फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि नैथाली ट्रॉब्रॉय आप लोगों को एक कहानी सुनाती हैं, और ये कहानी जो है वो चाइनीज़ पेंटिंग की है। ये कहानी जो है वो चाइनीज़ पेंटिंग की है। कहानी कुछ ऐसा होता है कि एक बहुत ही फेमस पेंटर होता है जिसका नाम था हू डाओजी।
क्या नाम था? हु डाउजी। ये कौन से सेंचुरी में रहा करता था? 8th सेंचुरी में, ठीक है, 8वीं सेंचुरी में रहता था। उस वक्त की कहानी है। अब उस सेंचुरी में एक राजा भी थे, है ना, टैंग एम्परर। टैंग जगह का नाम है, एम्परर मतलब हो गया शासक। तो यहाँ के एक शासक थे जिनका नाम था जुआन जोंग। ध्यान से सुनते जाएंगे कहानी को, है ना। टैंग के शासक का नाम क्या था? जुआन जोंग। उन्होंने हु डाओजी को क्या किया? आदेश दिया कि हे हु डाओजी, तुम जाओ और मेरे पैलेस को, यानी कि मेरे महल को सुंदर पेंटिंग से सजा दो। ये जो पेंटिंग बनाने वाला हु डाओजी जो है वो उसके लाइफ का लास्ट पेंटिंग होगा, ठीक है। अब हु डाओजी जो है वो एम्परर के बातों को कैसे ठुकरा सकता है? कोई भी इंसान नहीं ठुकरा सकता है। अब हु डाओजी जो है वो अपना पेंट ब्रश लिया और दीवार को सजाना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ ही दिनों में महल का जो दीवार था वो खूबसूरत पेंटिंग से क्या हो गया? सज गया। अब जैसे ही ये महाराज जो हैं जुआन जोंग आते हैं और देखना चाहते हैं पेंटिंग को, तो वो क्या देखते हैं कि पेंटिंग को एक पर्दे से ढका हुआ है। तो वो उस पर्दे को हटाते हैं और जैसे ही वो उस पेंटिंग को देखते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और वो हु डाओजी का बहुत प्रशंसा करते हैं। तो वो उस पेंटिंग में देखते क्या है? वो उस पेंटिंग में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा, है ना, माउंटेन बना हुआ है, पहाड़ है ना, पर्वत। माउंटेन के बाद वो और क्या देखते हैं? क्लाउड्स बना हुआ है जो कि बिल्कुल इधर उधर उमड़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। वाटरफॉल्स हैं, यानी कि झरने हैं, ठीक है। और उस पेंटिंग में क्या थे? मेन ऑन हिली पाथ्स। मेन ऑन हिली पाथ्स यानी कि पहाड़ी वाले रास्तों में इंसान जो है वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसकी भी तस्वीर वहां पे है। और उन्होंने क्या देखा? बर्ड्स इन फ्लाइट, यानी पंछियां जो थी वो सब क्या कर रही थी? उड़ रही थी। इन दृश्यों को देख करके हु डाओजी जो है ना, सॉरी, टैंग एम्परर जुआन जोंग जो है वो बहुत खुश हो जाता है। अब इसके बाद हु डाओजी जो था वो कहता है कि महाराज, ये आप जो पहाड़ देख रहे हैं, है ना, इस पहाड़ के नीचे एक गुफा है, एक गुफा है, एक केव है और उसके अंदर एक स्पिरिट रहती है, यानी एक आत्मा रहती है। इतना बोलने के बाद हु डाओजी जो था वो क्लैप करता है और जैसे ही ये क्लैप करता है इस गुफा का दरवाजा जो है वो खुल जाता है और हु डाओजी जो है उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। ये देख करके टैंग एम्परर जुआन जोंग जो हैं वो हतप्रभित रह जाते हैं, है ना, बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो इससे पहले कि वो अपने आप को, अपने शरीर को हिलाते, वहाँ पे जाते, है ना, उससे पहले ही ये गुफा जो था वो बंद हो चुका था और ये पूरा पेंटिंग जो था वो दीवार से गायब हो गया, डिसअपीयर्ड हो गया। और इस पेंटिंग के साथ साथ ये पेंटर भी जो था वो भी क्या हो गया? गायब हो गया। और उस दिन के बाद से कभी भी उस पेंटर को उस दुनिया में देखा नहीं गया। तो ये था आपका कहानी चाइनीज पेंटिंग के, है ना, तरफ से। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कहानी में। अब आएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि इधर आप लोगों को यूरोपियन पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है, यूरोपियन पेंटिंग के बारे में बताया जा रहा है। अब वो कहानी क्या है वो भी देखिए, है ना। इसमें बताया जाता है कि एक बहुत ही फेमस पेंटर था, वो क्या करता है? एक ड्रैगन बनाता है। ड्रैगन समझते हैं ना आप, नेट में भी सर्च कर सकते हैं इसके पिक को। एक अजीब सा क्रिएचर जो मुंह से आग वगैरह उगलते रहता है ना, बड़ा सा सांप के जैसा, बहुत गंदा सा आकृति होता है इसका। तो ये ड्रैगन बनाता है, लेकिन ये पेंटर जो था वो ड्रैगन के आँख को ड्रॉ नहीं करता है, इसके आँख को नहीं बनाता है।
क्यों? क्योंकि इस पेंटर को डर लग रहा था कि यदि वो इस ड्रैगन के आंख को बना देगा तो ये ड्रैगन जो है वो इस पेंटिंग से निकल करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए वो उसके आंखों को नहीं बना रहा था। ठीक है, ये कहानी है। और भी एक कहानी दी गई है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक क्विंटन मेट्सीज नाम का लड़का है। क्विंटन मेट्सीज, याद रखेंगे ये सब नाम थोड़ा सा टफ है, बट 2-4 बार बोलेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्विंटन मेट्सीज नाम का एक लड़का है, ठीक है। और ये कौन है? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है? लोहार। जैसे गोल्ड स्मिथ आप लोगों ने सुना होगा, है ना, सोनार, वैसे ब्लैक स्मिथ लोहार। ठीक है, अब इसके बारे में, हाँ, तो मैं क्विंटन मेट्सीज के बारे में चर्चा कर रहा था। ये ब्लैक स्मिथ जो है, ये लोहार जो है, इसको एक पेंटर की बेटी से क्या हो गया? प्यार हो गया। हाँ, ही फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, है ना, इसको एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। ठीक है, अब ये जो पेंटर है इसको पता चला कि इसकी बेटी जो है वो किसी लड़के से प्यार करती है ना, उससे शादी करना चाहती है। तो ये पेंटर जो था वो बिल्कुल इसके लिए इग्नोर कर देता है ना, इसकी बातों को नहीं मानता है, वो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। अब क्विंटन मेट्सीज क्या करता है? चुपके से पेंटर के स्टूडियो में चला जाता है रात के वक्त, है ना, और जा करके सबसे नए वाले पैनल में, है ना, जिसमें पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है, छोटा सा बोर्ड जैसा रहता है, आप देखे होंगे, उस पैनल में जा करके क्या करता है? एक फ्लाई बना देता है। फ्लाई का मतलब मक्खी। और ये फ्लाई जो था वो बिल्कुल डेलिकेट रियलिज्म के साथ बनाया था। क्या बनाया था? डेलिकेट रियलिज्म के साथ। रियलिज्म वर्ड जो है वो रियल से बना है, यानी कि एकदम बिल्कुल हूबहू एक मक्खी के जैसा ही यहाँ पे वो पेंटिंग बना दिया। अब जब क्विंटन मेट्सीज बना दिया इस फ्लाई को, उसके बाद, है ना, ये जो पेंटर जो है वो अपने स्टूडियो में आता है। उसके बाद जब ये देखता है फ्लाई को तो उसको लगता है कि शायद कोई मक्खी बैठी हुई है, तो वो एक कपड़े से इसको क्या करता है? उड़ाने का प्रयास करता है। लेकिन ये फ्लाई रहेगा तब तो उड़ेगा, है ना। अब ये जब इस प्रकार से थोड़ा सा टच करता है तब इसको समझ में आता है कि ये क्या है? एक पेंटिंग है। ये बहुत खुश हो जाता है और क्विंटन मेट्सीज को अपने अप्रेंटिस के रूप में वहां पे स्टूडियो में काम दे देता है। धीरे धीरे क्विंटन मेट्सीज अपने पेंटिंग के मदद से उस पेंटर को इम्प्रेस कर देता है और कुछ दिनों के बाद ये पेंटर जो था वो अपनी बेटी का विवाह क्विंटन मेट्सीज से कर देता है। और उसके बाद क्विंटन मेट्सीज और उसकी जो बिलवर्ड है दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और उस जमाने का बहुत बड़ा पेंटर बन जाता है क्विंटन मेट्सीज। तो इस प्रकार से यूरोपियन पेंटिंग भी, है ना, का जो कहानी था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए आगे आपको ये बताया जाएगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन चाइनीज पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग। हाँ, चाइनीज पेंटिंग का मेन मकसद होता है इनर लाइफ, इनर स्पिरिट को दिखाना, यानी आंतरिक जीवन, आंतरिक आत्मा को दिखाना इसका मेन मकसद होता है। लेकिन यूरोपियन पेंटर का मेन मकसद होता है इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को दिखाना, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को दिखाना। अब इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस क्या है थोड़ा सा समझेंगे। इसका मतलब होता है भ्रम और लाइकनेस का मतलब होता है समानता, यानी इसका मेन मकसद होता है समानता के भ्रम को पैदा करना। अभी देखिए, अभी जो ड्रैगन बनाया गया था वो उसका आंख इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि वो पेंटिंग से क्या हो जाता? उड़ जाता, है ना, इतना रियल बनाया था वो। तो वो सच में तो ड्रैगन नहीं था, लेकिन ड्रैगन होने के समान क्या कर रहा था? भ्रम पैदा कर रहा था, है ना। दूसरा में हम लोग देखे थे कि वो एक फ्लाई का, है ना, पेंटिंग बनाता है, मक्खी बनाता है।
अब ये फ्लाई सच में तो फ्लाई नहीं था, लेकिन फ्लाई होने के समान क्या कर रहा था, भ्रम पैदा कर रहा था। तो यूरोपियन पेंटर का मेन मकसद यही होता है, वो क्या करना चाहता है, समानता का भ्रम पैदा करना चाहता है। और चाइनीज पेंटर जो होते हैं वो इनर लाइफ को शो करना चाहते हैं, इनर स्पिरिट को शो करना चाहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो चाइनीज पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस को देखेंगे, लेकिन मैं यहां पे आप लोगों को 1 से 2 डिफरेंस बताता हूं, है ना, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन पेंटर जो होते हैं वो एक्चुअल व्यू को दिखाना चाहते हैं, जो जैसी चीजें हैं बिल्कुल एक्चुअल वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन चाइनीज पेंटर जो है वो एक्चुअल व्यू को दिखाना इनका मकसद नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, यूरोपियन पेंटर जो हैं वो बोलते हैं कि यू बोरो माई आईज, यू बोरो माई आईज, तुम मेरे आंखों को क्या कर लो, उधार ले लो, और चीजों को वैसा ही देखो जैसे मैं देखता हूं, एक खास कोण से, एक खास दृष्टिकोण से। लेकिन चाइनीज पेंटर जो है वो कहता है कि डू नॉट बोरो माई आईज, एंटर इन माई माइंड। ये क्या कहता है कि तुम मेरे दिमाग में क्या कर जाओ, घुस जाओ। और जब हम किसी के दिमाग में घुस जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कोई भी आर्ट बनाएगा, कोई भी कला बनाएगा, उसके अर्थ को, उसके मीनिंग को हम क्या कर जाएंगे, समझ जाएंगे। तो इसका चाइनीज पेंटिंग का मेन मकसद यही होता है। वो कभी नहीं कहता है कि तुम मेरे आंखों को उधार ले लो, वो चाहता है कि आप उसके माइंड में घुस जाइए और चीज़ों को देखिए और उसके सही अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन यूरोपियन पेंटर का मेन मकसद होता है कि आप उनके आंखों को उधार ले लीजिए और जिस नज़रिए से वो उस पेंटिंग को देखते हैं आप भी उसी नज़रिए से उसको क्या कीजिए, देखिए। तो ये था सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन चाइनीज पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नैथाली ट्रॉब्रॉय हम लोगों को एक कंसेप्ट देंगी और उस कंसेप्ट का नाम है सैनसुई। क्या नाम है, सैनसुई का कंसेप्ट। अब सैनसुई क्या है थोड़ा सा देखिए। सैनसुई, सैनसुई का अर्थ होता है माउंटेन वाटर, माउंटेन वाटर यानी कि पहाड़ पानी। और जब इस दोनों वर्ड को हम जोड़ देते हैं तब एक नया वर्ड बनता है, उसको कहते हैं हम लोग लैंडस्केप। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा सैनसुई का लिटरली अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है माउंटेन वाटर, और जब माउंटेन और वाटर को मिला देते हैं तो क्या बनता है, लैंडस्केप। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि ये यूनिवर्स जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है, एक माउंटेन और दूसरा वाटर। थोड़ा सा समझिएगा, है ना। माउंटेन का नाम दे दिया गया यांग, जैसे आपका नाम सोनू मोनू रोहन सोहन है, वैसे ही माउंटेन का नाम क्या है, यांग। ठीक है, और इसको बोला गया है मैस्कुलिन एनर्जी, यानी कि ये पुरुष ऊर्जा है। और ये वाटर जो है इसका नाम दिया गया ईन। ठीक है, और इसको क्या बोला गया है, फेमिनिन एनर्जी, यानी कि स्त्री ऊर्जा है। और यहां पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जब माउंटेन और वाटर आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब मिलते हैं आपस में, है ना, एक दूसरे को, है ना, मिल जाते हैं, तब क्या होता है, यूनिवर्स का रचना होता है। और इसी कंसेप्ट को बोला गया है क्या, फंडामेंटल नोशन ऑफ डॉइज्म। फंडामेंटल नोशन ऑफ डॉइज्म यानी कि डॉइज्म का मूलभूत विचार, नोशन मतलब हो गया विचार, आइडिया। यानी कि डॉइज्म का क्या कहना है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा के इंटरैक्शन से बना हुआ है।
है ना, जिसको यहाँ पे एक अलग तरीके से समझाया गया है माउंटेन और वाटर की मदद से। माउंटेन जो है वो यांग है और वाटर जो है वो यीन है, यानी ये स्त्री ऊर्जा है और ये पुरुष ऊर्जा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये जो यूनिवर्स हम लोगों का है इसमें दो पोल्स हैं, दो ध्रुव हैं। बता सकते हैं आप इस यूनिवर्स के दो पोल्स कौन कौन से हैं? पहला है हेवन और दूसरा है क्या? हेल। हेवन और हेल। हेल को यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम लिख देते हैं अर्थ, है ना, नहीं तो आप लोग भी बोलेंगे सर हेल और हेवन कहाँ कहाँ लिख दिए हैं। स्वर्ग ऊपर हो गया और अर्थ नीचे जहाँ हम लोग रहते हैं, है ना, ये हेल के बराबर ही है या हेवन, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इस दोनों के बीच में कौन है? आदमी। इस दोनों के बीच में क्या है? आदमी, मैन। ये मैन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। किसके बीच? इस हेवन और इस अर्थ के बीच। और फ्रैंकोइस चेंग के अनुसार, फ्रैंकोइस चेंग के अनुसार, अब ये कौन है? कोई होंगे फिलोसोफर, उनके अनुसार मैन को, आदमी को क्या बोला गया है जानते हैं? आई ऑफ द लैंडस्केप। आई ऑफ द लैंडस्केप, यानी ये भूदृश्य का आंख है आदमी। यानी अगर आदमी नहीं होगा तो हेल और ये अर्थ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। आदमी है तो स्वर्ग है, आदमी है तो पृथ्वी है ना। इसलिए फ्रैंकोइस चेंग के अनुसार मैन इज कॉल्ड द आई ऑफ द लैंडस्केप। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे पार्ट में, है? कहानी का दूसरा पार्ट जो है वो एक प्रकार से आप समझिए आर्टिकल है। अभी मैं बताता हूं आप लोगों को। ये आर्टिकल जो है इसका नाम है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, है ना। क्या नाम है? गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। अब ये आर्टिकल जो है वो किन्होंने लिखा? बृंदा सूरी ने लिखा। कब? 28 अगस्त 2005। आप बोलेंगे सर डेट बता रहे हैं, कहाँ हम इसको देख सकते हैं? द हिंदुस्तान टाइम्स नाम के न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं। 28 अगस्त 2005 का पेपर निकालिए, है ना, बृंदा सूरी के द्वारा लिखा गया आर्टिकल गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस आर्टिकल में उन्होंने डिस्कस किया है किसके बारे में? आर्ट ब्रूट के बारे में। ठीक है, आर्ट ब्रूट के बारे में डिस्कस किया है, या फिर आप बोलिए आउटसाइडर आर्ट के बारे में डिस्कस किया है। अब आप कहेंगे सर आउटसाइडर आर्ट क्या है? आउटसाइडर आर्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी मैं बता रहा हूं आउटसाइडर आर्ट क्या है। आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट ऑफ दोज, आउटसाइडर आर्ट इज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। देखिए, समझिए बात को। आउटसाइडर आर्ट किसको कहते हैं? वो कला, है ना, वो कला जिसमें कलाकार को कलाकार कहलाने का कोई हक नहीं है ना। आउटसाइडर आर्ट वैसे लोगों के कला को कहते हैं जिन्हें आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ले रखा, इसलिए इन्हें हम कलाकार नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये अपने टैलेंट से, अपने आर्टिस्टिक इंसाइट से, अपने कलात्मक दृष्टि से, अपने टैलेंट से इतने अच्छे अच्छे आर्ट का निर्माण करते हैं, है ना, कि हम इनके आर्ट को देख करके क्या हो जाते हैं? इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसे ही कलाकार को कहते हैं आउटसाइडर आर्टिस्ट, और वैसे कला को कहेंगे हम आउटसाइडर आर्ट। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से, आउटसाइडर आर्ट किसको कहेंगे? वैसे लोगों के कला को कहेंगे जिनको आर्टिस्ट कहलाने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो अपने टैलेंट को, अपने कलात्मक दृष्टि को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं और एक नया प्लेस बनाते हैं लोगों के नज़र में। वैसे लोगों को कहते हैं आउटसाइडर आर्ट। और
लोगों को कहते हैं आउटसाइडर आर्टिस्ट। अब आउटसाइडर आर्ट के फील्ड में अब हम कहानी को लेके आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में एक अनट्यूटर्ड जीनियस पैदा हुआ था। अनट्यूटर्ड जीनियस पैदा हुआ था। अनट्यूटर्ड जीनियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अनट्यूटर्ड जीनियस, जो क्या कर रहा था, अपने लिए एक बगीचा बना रहा था, है ना। और उस बगीचा का नाम था रॉक गार्डन। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, रॉक गार्डन, जो कि कहाँ है, चंडीगढ़ में है, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है वे अपने लिए क्या कर रहे थे, बगीचा बना रहे थे, लेकिन जान करके आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ये बगीचा इन्होंने बनाया था स्टोन से, पत्थर से एंड रिसाइकल्ड मटेरियल से। रिसाइकल्ड मटेरियल मतलब समझ रहे हैं, है ना, वेस्ट मटेरियल से इन्होंने पूरा गार्डन को बनाया। और ये गार्डन सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया रॉक गार्डन के नाम से, ठीक है। और ये जीनियस कौन थे, आपको जानने का बहुत मन कर रहा होगा। इनका नाम था नेकचंद। Who is called untutored genius? नेकचंद। नेकचंद को अनट्यूटर्ड जीनियस बोला जाता है ना। इन्होंने ही रॉक गार्डन का क्या किया था, निर्माण किया था। कहां पर, चंडीगढ़ में, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब रॉक गार्डन का निर्माण करने के बाद नेकचंद को क्या बोला गया, अब उसके बारे में जानिए। नेकचंद को बोला गया इंडियाज ग्रेटेस्ट बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। किस फील्ड में, आउटसाइडर आर्ट के फील्ड में। क्यों, क्योंकि ये कभी कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, फिर भी अपने टैलेंट से, अपने सूझबूझ से इतना सुंदर गार्डन का निर्माण किया कि पूरे वर्ल्ड में इसका नाम हो गया, है ना, हमारे देश का नाम हो गया। इसलिए आउटसाइडर आर्ट के फील्ड में सबसे बड़ा योगदानकर्ता किसको माना जाता है, नेकचंद को माना जाता है। और उसके बाद फिर मत ही पूछिए, नेकचंद को तो, है ना, फॉरेन में, विदेशों में भी बहुत सारा बोल सकते हैं आप प्राइज वगैरह दिया गया, बहुत सारे पुरस्कार से इनको नवाजा गया। एक बार रॉ विजन नाम का एक मैगजीन था जो कि यूके में छपता था, यूनाइटेड किंगडम में। इसके 50वें एनिवर्सरी के समय में, है ना, रॉ विजन क्या है, एक मैगजीन है, और इसका जब 50th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तो फ्रंट कवर पेज में नेकचंद का और रॉक गार्डन का एक तस्वीर आप बोल सकते हैं, ये दोनों का यहाँ पे, है ना, पिक को लगाया गया था मैगजीन के फर्स्ट कवर पेज में। सोचिए कितना लोग इससे इम्प्रेस्ड थे। इतना ही नहीं, यूनेस्को का जो स्विस कमीशन है वो नेकचंद को क्या करेंगे, सम्मानित करेंगे, है ना। जब उनके यहाँ मेला लगेगा, 5 महीने का वहाँ पे मेला लगता है, ठीक है, उस समय नेकचंद को बुलाया जाएगा और उनको पूरे देश के सामने, बहुत सारे देश वहाँ पे पहुँचेंगे, जैसे फ्रांस, इटली, बेल्जियम, है ना, ये सब देश के लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और नेकचंद को उनके वर्क के लिए क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, है ना, ऑनर दिया जाएगा। और इस प्रकार से नेकचंद जो हैं वो इंडिया के नाम को क्या करते हैं, रोशन करते हैं। तो बस इतना ही है आपके इस चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल में, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, चीज़ों को बारीकी से समझेंगे, लाइन बाय लाइन, है ना, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।